बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर होम्योस्टेसिस चैप्टर नंबर 15 को हम पढ़ रहे हैं। आज हम लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। ऑस्मोरेगुलेशंस आप सब जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। साल्ट और वाटर बैलेंस करना, साल्ट और वाटर को जानवर जो होते हैं वो किस तरह बैलेंस करते हैं। तो आज हमने इसको अच्छे तरीके से समझना भी है और डिस्कस भी करना है। एनिमल सेल्स रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड फ्लूइड इन द बॉडी। जो एनिमल सेल्स होते हैं वो ज़्यादा अहम होते हैं ऑस्मोरेगुलेशन के लिहाज से, क्योंकि उन्होंने एक ख़ास रेंज तक वाटर को और सल्यूट को बॉडी के अंदर बैलेंस रखना होता है। अब यहाँ पर ये लफ्ज़ जो यूज़ किया गया मोर क्रिटिकल, ये क्यों किया गया? जैसे कि आपने पढ़ा ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स के अंदर भी होती है, जो हमने डिफरेंट 3 इन्वायरमेंट्स में डिस्कस किया। अब हम कह रहे हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन मोर क्रिटिकल है एनिमल्स में एज़ कंपेयर टू प्लांट्स। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो एनिमल है उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल मौजूद नहीं होती, जबकि जो प्लांट सेल होता है उसके इर्द गिर्द भी एक वॉल होती है, सेल वॉल होती है। जो प्रेशर है वो सेल वॉल पे लग जाता है और इस तरह जो सेल मेम्ब्रेन है वो रैप्चर होने से प्लांट में बच जाती है। लेकिन जानवरों को इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए साल्ट और वाटर को बैलेंस करना पड़ता है। यानी कि अगर उनकी बॉडी में वाटर की तादाद ज़्यादा आ गई है तो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उन्हें पानी को कैसे निकालना है बाहर। अगर साल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा आ रही है तो साल्ट को कैसे निकालना है बाहर। क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया और वाटर सेल के अंदर आ गया तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये रैप्चर हो जाएगी। जब सेल मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाएगी तो सेल जो होगा वो बेसिकली डैमेज हो जाएगा और अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर यह बात समझाई जा रही है कि मोर क्रिटिकल एनिमल्स के अंदर है एज कंपेयर टू द प्लांट्स। देयर आर 2 अप्रोचेस। अब 2 तरीके हैं इन मेंटेनिंग दिस बैलेंस, साल्ट और वाटर को बैलेंस करने के लिए एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स में 2 तरीके हैं साल्ट और वाटर को बैलेंस करने के लिए। तो पहला तरीका हम देख लेते हैं जो है ऑस्मो कन्फर्मर्स। अब ये 2 लफ्ज़ हैं बेसिकली। एक है ऑस्मो। ऑस्मो का मतलब होता है वाटर प्लस साल्ट बैलेंस करना। कन्फर्मर्स जो कन्फर्म से निकले इसका मुताबिकत, यानी कि आपके जहन में एक बात आई कि जो वाटर और साल्ट बॉडी के अंदर होगा वो मुताबिकत रखेगा, वो उसी जैसा होगा जैसे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या बाहर वाले इन्वायरमेंट में साल्ट और वाटर होगा। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, एनिमल्स बॉडी फ्लूइड, जो भी जानवर ऑस्मो कन्फर्मर्स कैटेगरी में आता है, इनके बॉडी फ्लूइड आर केप्ट आइसोटोनिक। इनके बॉडी फ्लूइड में साल्ट और वाटर को आइसोटोनिक रखा जाता है, यानी कि सेम रखा जाता है। जो हमने लास्ट लेक्चर में आइसोटोनिक इन्वायरमेंट को भी डिस्कस किया था, टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि जो चीज़ जैसी बाहरी इन्वायरमेंट में है वैसे ही बॉडी के अंदर होगी। अगर इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है तो इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या होगा, वो भी हाइपोटोनिक होगा। और हाइपोटोनिक आप सब जानते हैं हाइपोटोनिक क्या है। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट वो होता है जिसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा होती है और साल्ट की मिकदार क्या होती है, वो कम होती है। यानी कि इससे हम कहते हैं डाइल्यूटेड इन्वायरमेंट या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अगर इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है, क्योंकि इसी को लेकर हमने आगे चलना है, इन्हीं बातों को,
हाइपरटोनिक है, इसका मतलब साल्ट इन्वायरमेंट में ज़्यादा है और वाटर इन्वायरमेंट में कम है। तो इन्होंने इसी के मुताबिक अपने बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करना है, यानी कि ये रेगुलेट नहीं कर रहे, मुताबिकत रख रहे हैं। अगर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है तो इनकी बॉडी में भी हाइपरटोनिक होगा, अगर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है इनकी बॉडी में भी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट ही होगा। तो आपने इन दो बातों को ज़रूर समझना है, और प्रीवियस लेक्चर में भी आप डिस्कस कर चुके हैं हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है। जहाँ पर साल्ट ज़्यादा और वाटर कम हो इन्वायरमेंट में उसे हाइपरटोनिक कहते हैं, और ऐसे सोल्यूशन को हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं या कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। अब हम इसको डिफाइन करते हैं अच्छे तरीके से। एनिमल्स बॉडी फ्लूइड आर केप्ट आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इवन फॉर ए मेरीन साल्ट वाटर। हत्ता के साल्ट वाटर में भी ये अपने बॉडी के इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, ये आइसोटोनिक ही रखते हैं। यानी कि अगर मैरीन इन्वायरमेंट है, आप सब जानते हैं मैरीन इन्वायरमेंट में साल्ट ज़्यादा और वाटर कम होता है, तो इस माहौल में भी ये अपनी बॉडी को क्या करते हैं, ये आइसोटोनिक ही रखते हैं। दीज एनिमल thus do not require actively to adjust their internal osmotic state। इसलिए ऐसे जानवरों को ज़रूरत नहीं है कि वो एक्टिवली तेज़ी के साथ जल्दी से एडजस्ट करें अपने इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, यानी कि वाटर साल्ट बैलेंस को चेंज करें, बरकरार रखें बाहर वाले के साथ, या जब बाहर और अंदर वाला माहौल जो है वो चेंज हो रहा है, ऐसे नहीं है। बल्कि ये क्या करेंगे, इनको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर वाले माहौल को बाहर वाले माहौल से मुताबिकत में रखा हुआ है, इसलिए इनको ज़रूरत नहीं वाटर को अंदर लाया जाए, साल्ट को बाहर निकाला जाए या वाटर को बाहर निकाला जाए, तो ये इनको रिक्वायर नहीं है एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, सो दे आर ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। अब दूसरी बात, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, those animal that change the osmotic concentration of the body fluid according to that of the surrounding medium। ऐसे जानवर जो चेंज करते हैं ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, का मतलब होता है साल्ट प्लस वाटर, इसे हम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कहते हैं, ऑफ द बॉडी फ्लूइड अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द सराउंडिंग। जैसे बाहर माहौल होगा वैसे इनके बॉडी के अंदर माहौल होगा। मीडियम जैसे कि बाहर इन्वायरमेंट होगा, आर कॉल्ड ऑस्मो कन्फर्मर्स, दीज आर आइसोटोनिक टू द इन्वायरमेंट, और ये आइसोटोनिक होते हैं। सेम इनकी बॉडी में साल्ट और वाटर होता है, वैसे ही सेम आउट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर होता है। एग्जाम्पल, ऑल मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स, बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जो मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं वो तमाम ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, या आप याद रखिएगा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सम फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट, कुछ फ्रेश वाटर में भी रहने वाले इन्वर्टिब्रेट ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। सम मैरीन वर्टिब्रेट, कुछ समंदर में रहने वाले रीढ़ की हड्डी वाले जानवर भी होते हैं। ख़ास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हैग फिशेस, ये सांप की तरह लंबी एक मछली होती है और ये आइसोटोनिक रखती है अपने इन्वायरमेंट को, इसलिए ये ऑस्मो कन्फर्मर है। ये वाहिद मछली है वर्टिब्रेट रीढ़ की हड्डी वाली जो कि आइसोटोनिक है, ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। तो ये हमारे पे इन्फॉर्मेशन आई स्टूडेंट ऑस्मो कन्फर्मर्स के बारे में, ये आपने याद रखनी है क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक में आपको ये बात बार बार रिपीट होगी। अगर ये टॉपिक आपको समझ आ जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली अगली बातें भी समझ आ जाएंगी। अब आ जाए ऑस्मो कन्फर्मर, ऑस्मो रेगुलेटर। अब लफ्ज़ आपके सामने है ऑस्मो, साल्ट और वाटर को रेगुलेट करना। रेगुलेट का मतलब क्या है, अगर हाइपरटोनिक कंडीशन है तो वहाँ पर वाटर ज़्यादा है, वाटर सेल के अंदर दाखिल होगा। जब वाटर सेल के अंदर दाखिल होगा तो सेल तो फूल के फट जाएगा। तो रेगुलेट कैसे करें, ये वाटर को बाहर निकालेंगे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर की बुना पर, मैकेनिज्म की बुना पर, क्योंकि इन्होंने अपने ऑस्मो रेगुलेशन को बैलेंस करना है। या ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है, इसे हम हाइपरटोनिक कहते हैं। अब साल्ट पैसिवली मूव करेगा, पैसिवली का मतलब होता है ज़्यादा से कम की तरफ, कोई एनर्जी नहीं लगती। अब जब साल्ट अंदर ज़्यादा होने लग जाएगा तो अंदर ज़्यादा नहीं होने देना साल्ट को, क्योंकि ये ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए साल्ट को क्या है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है।
तो ये क्या कर रहे हैं, ये रेगुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेट। ऊपर वाले जो हमने कैटेगरी पढ़ी है ऑस्मो का, इन्होंने रेगुलेट नहीं किया, इन्होंने जैसा इन्वायरमेंट बाहर था वैसे ही अपने बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट रखा है, इसलिए हम उन्हें ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स, और ये रेगुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेटर कह रहे हैं। द एनिमल हुज बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफर नोटिसेबली, ऐसे जानवर जिनके बॉडी के फ्लूइड साल्ट और वाटर बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन डिफर, वो मुख्तलिफ है वाज़े तौर पर, नोटिसेबली का मतलब वाज़े तौर पर, विद आउटसाइड बाहर वाले माहौल से इन्वॉल्व, एक्टिवली रेगुलेट, वो एक्टिवली एनर्जी को भी यूज़ करेंगे, रेगुलेट टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन द हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। यानी कि एक बात तो आपको ये बताई गई कि ये एक्टिवली रेगुलेट करेंगे एक्सेस वाटर इन द हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, क्योंकि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा होता है और साल्ट कम होता है, एंड एक्सक्रीट साल्ट इन द हाइपरटोनिक कंडीशंस, देयरफॉर आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर। अब मैं आपको दो बातें समझाता हूँ यहाँ पर। अब जैसे कि एक इन्वायरमेंट है जिसे कहा जा रहा है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब है कि एक सेल है, उसके इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और साल्ट की कंसंट्रेशन कम है। वाटर पैसिवली ऑस्मोसिस के तहत अंदर दाखिल होगा क्योंकि ज़्यादा से कम की तरफ आ रहा है, लेकिन एक ख़ास मिकदार तक वाटर को अंदर आने देना है, क्योंकि अगर पानी अंदर आता गया तो क्या हो जाएगा, सेल फट जाएगा। इसलिए वो कह रहा है एक्सेस वाटर इन द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, एक्सेस वाटर को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज करना है। तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा पानी को क्या करेंगे, जो आ रहा है बॉडी में उसे बाहर निकाल देंगे, और साल्ट को क्या कर लेंगे, महफूज कर लेंगे, क्योंकि इनको साल्ट की रिक्वायरमेंट होती है इस इन्वायरमेंट में। दूसरी बात, एक इन्वायरमेंट है जिसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट का कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट कहते हैं, जहाँ पर साल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है और वाटर की मिकदार कम होती है। अब वाटर पैसिवली, साल्ट जो है सॉरी पैसिवली सेल के अंदर दाखिल होगा। अब साल्ट इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है सेल की। अब जब साल्ट अंदर की तरफ दाखिल होगा तो साल्ट को बाहर निकालना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवली, इसका मतलब है एनर्जी यूज़ होगी। क्यों एनर्जी यूज़ होगी, क्योंकि साल्ट बाहर ज़्यादा है, साल्ट अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर साल्ट क्या है, वो कम है। अब कम से साल्ट ज़्यादा की तरफ जब जाएगा तो डेफिनेटली एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह जब पानी अंदर जो कम है और बाहर ज़्यादा है, तो पानी को जो हम कम से ज़्यादा वाली जगह पे भेज रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, एनर्जी यूज़। इसलिए हम लफ्ज़ यूज़ करें एक्टिवली, जिसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट, कम से ज़्यादा की तरह मूवमेंट करना है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, जहाँ पे पानी की मिकदार ज़्यादा थी वहाँ पे पानी को डिस्चार्ज किया जाएगा, और जहाँ हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट जहाँ पे साल्ट ज़्यादा होता है वहाँ पर साल्ट को रिमूव किया जाएगा एक्टिवली, एनर्जी को यूज़ करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट के ज़रिए। इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर। ये रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी ऑस्मो रेगुलेटर के बारे में। अब इसको मज़ीद डिफ़ाइन कर लेते हैं हम। ऑस्मो रेगुलेटर को एक बार और डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेटर में एक और डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं, या ये भी लिख सकते हैं आप, दोज एनिमल डैट कैन मेंटेन इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऐसे जानदार जो मेंटेन करते हैं अपनी अंदरूनी साल्ट और वाटर, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का मतलब साल्ट और वाटर कंसंट्रेशन को डिफरेंट फ्रॉम देयर सराउंडिंग मीडियम, अपने बैरूनी माहौल जो कि मुख्तलिफ है उसके मुताबिक। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट मुख्तलिफ है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट मुख्तलिफ है। जो जानवर हाइपोटोनिक में रहते हैं उन्होंने पानी की कंसंट्रेशन को ज़्यादा बाहर निकालना है और अंदर माहौल को बैलेंस रखना है। जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहता है वहाँ पर साल्ट ज़्यादा है, तो साल्ट तो बॉडी के अंदर आएगा, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करना है, एक्सेस साल्ट को बॉडी से रिमूव करके। तो इसे कहते हैं रेगुलेटर, रेगुलेट करने वाले। सराउंडिंग मीडियम आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर। सच एनिमल आर हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट। ऐसे जानवर जो क्या कहलाएंगे,
ये ऑस्मो रेगुलेटर कहलाएंगे। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में वो पानी को ज़्यादा बाहर निकालेंगे और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में वो साल्ट को बाहर निकालेंगे। तो इस तरह ये रेगुलेट करेंगे। इनमें एग्जांपल किसकी आ जाती है? ऑलमोस्ट तकरीबन ऑल ऑफ द फ्रेश वाटर एनिमल्स, जितने भी फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं तमाम के तमाम क्या हैं। और याद रखिएगा जो फ्रेश वाटर है उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक। और हाइपरटोनिक मैंने आपको बार बार बता दिया है, आपको अब अच्छी तरह याद रखना, जहाँ पानी कम और पानी ज़्यादा और साल्ट कम होता है। और मोस्ट ऑफ द मैरीन वर्टिब्रेट, और ज़्यादातर मैरीन में कौन सा इन्वायरमेंट होता है? वो हाइपर होता है, हाइपरटोनिक, जहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। तो साल्ट को रिमूव करना है यहाँ पे, तो ये रेगुलेटर कहलाते हैं। अब हमारे पास नया टॉपिक है, और ये जो मैंने आपको अभी दो डेफिनेशनें अप्रोचेस पढ़ाई हैं एनिमल्स की, ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत का हामिल है। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अक्सर पेपर में आता है। इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। जैसे हमने ऑस्मो रेगुलेशन डिफरेंट प्लांट्स में पढ़ा था इन्वायरमेंट में, इसी तरह हमने एनिमल्स में पढ़ना है अब डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो पहला इन्वायरमेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन इन्वायरमेंट। अब मैरीन इन्वायरमेंट को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम मैरीन इन्वर्टिब्रेट को पढ़ लेते हैं। जो मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, अभी आपको मैंने इसकी एग्जांपल भी दी थी ऊपर ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स की। जितने भी मैरीन इन्वर्टिब्रेट हैं और आइसोटोनिक हैं। वो क्या हैं स्टूडेंट्स? वो आइसोटोनिक हैं। उन्होंने अपने अंदर वाले माहौल को बाहर वाले माहौल के मुताबिक रखना है। जैसा बाहर माहौल है वैसे उनकी बॉडी का अंदर वाला माहौल उन्हें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑस्मो कॉन्फॉर्मर है। दूसरी बात, वर्टिब्रेट में मैंने अभी आपको ऑस्मो कॉन्फॉर्मर में एग्जांपल भी दी थी हैग फिशेस की। हैग फिशेस वाहिद वर्टिब्रेट है जो ऑस्मो कॉन्फॉर्मर है। हैग फिशेस आर आइसोटोनिक विद सराउंडिंग सी वाटर। सी वाटर आपको सब पता है, मैरीन वाटर जिसमें साल्ट ज़्यादा वाटर कम है, उसमें ये हैग फिशेस क्या होती हैं? ये उस माहौल में रहती हैं और ये आइसोटोनिक रहती हैं। जैसे माहौल बाहर होता है वैसे ही इनकी बॉडी के अंदर भी होता है। अब दूसरी बात, कार्टिलेजिनियस फिशेस वर्टिब्रेट में है। कार्टिलेजिनियस फिशेस बेसिकली क्या है? ऑस्मो रेगुलेटर। अब हमने दो कैटेगरी पढ़नी है। एक कैटेगरी पढ़ ली हमने कि ये दोनों क्या है? ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं ऑस्मो रेगुलेटर। कार्टिलेजिनियस फिशेस में एक क्लास है फिशेस की जिसके अंदर शार्क वगैरह आ जाती हैं। अब यहाँ पर ये बात आपको समझाई जा रही है कि मोस्ट कार्टिलेजिनियस फिशेस मेंटेन लोअर इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ द सी वाटर। अब ये बात आपको बताई जा रही है कि ज़्यादातर जो कार्टिलेजिनियस फिशेस हैं वो मेंटेन करती हैं लोअर इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन, अपनी बॉडी में साल्ट की कंसंट्रेशन को लोअर रखती हैं, कम रखती हैं अंदर बॉडी के, देन डैट ऑफ द सी वाटर। क्योंकि सी वाटर में साल्ट की मिकदार क्या होगी स्टूडेंट? ज़्यादा होगी, और वाटर की मिकदार क्या होगी? कम होगी। और ये माहौल कौन सा? ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पर फिशेस अपनी बॉडी में साल्ट को कम रखती हैं। अब वो कम कैसे रखती हैं? क्योंकि माहौल कौन सा है? माहौल तो हाइपरटोनिक है। क्योंकि जो फिश है बेसिकली वो हाइपरटोनिक है, साल्ट तो अंदर जाएगा, साल्ट मूव कर रहा है अंदर की तरफ, पैसिवली मूव कर रहा है ज़्यादा से कम की तरफ। अब जब ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है तो इन्होंने अब कोई ना कोई तरीका तो लगाना है कि अंदर साल्ट जो है वो बाहर निकालना है अंदर से बॉडी, क्योंकि अगर इन्होंने नहीं निकाला साल्ट तो सेल डैमेज हो सकता है, ऑस्मो रेगुलेशन डैमेज हो सकती है। अब बाहर साल्ट ज़्यादा है, अंदर कम है, तो जो साल्ट अंदर जा रहा है उसने बाहर निकलना है। अब कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले उन्होंने कौन सा बनाया है? वो किडनी बनाया है। तो दिस इज डन बाय स्ट्रक्चर पहला कौन सा बनाया है उन्होंने? किडनी। देयर किडनी फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीट साल्ट थ्रू गिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, ये वाली आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि ये पेशाब के जरिए साल्ट को बाहर नहीं कर रहे किडनी,
हमारे जहन में यही आता है कि किडनी जो यूरिन बना रहा है उसी के ज़रिए क्या है वो साल्ट को बाहर निकालेगा, लेकिन यहाँ पर किडनी साल्ट को गिल्स के ज़रिए बाहर निकाल रहा है। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है स्टूडेंट। तो पहला स्ट्रक्चर कौन सा बनाया, किडनी, क्योंकि इनके बॉडी में साल्ट कम है, बाहर इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा की तरफ अगर भेजेंगे तो इन्हें कोई ना कोई मैकेनिज्म चाहिए, उसके लिए पहले स्ट्रक्चर चाहिए जो कि इन्होंने किडनी बनाया। दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स रेक्टल ग्लैंड है। रेक्टल ग्लैंड को साल्ट ग्लैंड भी कहते हैं। रेक्टल लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है जिसे कहते हैं रेक्टम। उसके पास एक ग्लैंड होते हैं जो साल्ट को रिलीज करते हैं। दे आल्सो पोसेस साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन सच एज अ रेक्टल ग्लैंड। ये साल्ट को रिलीज करने वाले ग्लैंड रखते हैं जिन्हें हम रेक्टल ग्लैंड कहते हैं। अब ये दो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाए हैं साल्ट को रिमूव करने के लिए कम से ज़्यादा की तरफ। मैंने आपको एक बात समझाई, मैंने कहा कि एक फिश है पार्टिकुलरली वो एक समंदर में रहती है जहाँ पे हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, साल्ट ज़्यादा है, साल्ट बॉडी के अंदर जा रहा है। अब बाहर साल्ट ज़्यादा, इन्वायरमेंट क्या है, साल्ट वाला है सारा, तो यहाँ पर कम से ज़्यादा की तरफ जब साल्ट बाहर निकलेगा तो डेफिनेटली कोई मैकेनिज़्म चाहिए इसको निकालने के लिए। तो वो मैकेनिज़्म कौन सा है, वो मैकेनिज़्म है दे इम्प्लॉयज़, दीज एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है यूज़ करना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। अब साल्ट लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कम ज़्यादा से कम की तरफ आ रहा है, पैसिवली आ रहा है, नो नीड ऑफ एनर्जी। लेकिन कम से ज़्यादा की तरफ जब जाएगा तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए कह रहा है जो मैकेनिज़्म इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सेस साल्ट को बॉडी से रिमूव करने के लिए वो क्या है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट है टू रिमूव साल्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। यानी कि तो इन्होंने साल्ट, वाटर और साल्ट को बैलेंस रखने के लिए अगेंस्ट साल्ट को रिमूव कर रहा है ताकि इनका वाटर और साल्ट बैलेंस रहे। तो ये बात आपने जहन में रखनी है स्टूडेंट कि बाहर माहौल में साल्ट ज़्यादा है, जब साल्ट अंदर जाएगा तो साल्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है कि साल्ट को अंदर रखे, तो बॉडी उसे बाहर निकाले, क्योंकि उन्होंने ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना होता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। यानी कि फिर वो क्या करेंगे, अब जो ज़्यादा साल्ट बॉडी के अंदर मौजूद है उन्हें उसने बाहर भेजना है। बाहर इन्वायरमेंट साल्ट इन्वायरमेंट है जो कि साल्ट ज़्यादा है, तो मछली के अंदर या कोई भी जानवर है उसके अंदर साल्ट की मिकदार बाहर वाले इन्वायरमेंट से कम है, इसलिए कम से ज़्यादा की तरफ साल्ट आ रहा है। इसे हम क्या नाम देंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट के ज़रिए करेंगे। दूसरी बात, रिटेंशन ऑफ यूरिया, यूरिया को बरकरार रखा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सम फिशेज हैव रिलेटिवली लो साल्ट इन द बॉडी फ्लूइड। कुछ मछलियाँ रखती हैं लो साल्ट इन द बॉडी फ्लूइड। जहन में अब आपने एक बात रखनी है, जब यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि कुछ मछलियाँ लो साल्ट को बाहर रखती हैं, तो वो कौन सा इन्वायरमेंट होगा, अपने अंदर साल्ट को क्या रखती हैं, लो रखती हैं, तो वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, रिलेटिवली लो साल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स। बज़ाहिर आपको लग रहा है कि ये एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, क्योंकि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा होता है और साल्ट कम होता है, इसलिए साल्ट ने अंदर आना होता है और एक्सेस वाटर ने बॉडी से बाहर रिमूव होना होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करती। बज़ाहिर हमें यही लग रहा है कि यहाँ पर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है क्योंकि लो साल्ट है, लेकिन ये क्या करती हैं, अपने इन्वायरमेंट को बाहर वाले इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक बना लेती हैं। मतलब कि ये बाहर वाले इन्वायरमेंट के साथ हाइपरटोनिक बना लेती है, अंदर भी जो बाहर साल्ट है वैसे ही साल्ट को अंदर रखती है। यानी कि ये साल्ट को मज़ीद अंदर आने नहीं देती, ये आइसोटोनिक कर लेती हैं। अब ये ऐसे कैसे पॉसिबल करती हैं कि बाहर इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है, ज़्यादा साल्ट वाला है, अंदर भी इन्होंने क्या कर लिया है, ज़्यादा साल्ट वाला माहौल पैदा कर लिया है। अब इस तरह कैसे हो सकता है,
उन्होंने अंदर साल्ट को ज़्यादा रखने के लिए एक मॉलिक्यूल, एक केमिकल्स को बना लिया है जिसे कहते हैं यूरिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट दे रिटेन यूरिया, लेकिन उन्होंने यूरिया को बरकरार रखा इन एडिक्वेट कंसंट्रेशन फॉर मेकिंग दिस फ्लूइड हाइपरटोनिक टू सी वाटर। यानी कि उन्होंने अपने अंदर यूरिया को एक ख़ास मिकदार में बरकरार रखा। हाइपरटोनिक फ्लूइड, उनकी बॉडी में हाइपरटोनिक फ्लूइड हो गया अब टू सी वाटर, क्योंकि सी वाटर भी क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट का। अब ऐसा कैसे हुआ? यूरिया तो एक टॉक्सिक मटेरियल है, यूरिया की ज़्यादा मिकदार बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डिज़ोल्व हो जाएगा आपके ब्लड के अंदर, तो मसाइल पैदा करेगा, टिश्यू को डैमेज कर देगा सारा। क्योंकि यूरिया को निकालने के लिए 1 ग्राम नाइट्रोजन को अगर हम यूरिया की फॉर्म में निकालें तो हमें 50 ml वाटर रिक्वायर है। अब जिस माहौल में ये रह रहे हैं वहाँ पानी कम, साल्ट ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने अपने बॉडी के इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक कर लिया, क्योंकि ये यूरिया निकालते हैं। जब यूरिया निकलता है तो साल्ट अंदर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वाटर निकलता है, तो इसलिए इनका माहौल आइसोटोनिक हो जाता है, जैसा माहौल बाहर है वैसे ही अंदर हो जाता है। लेकिन यूरिया को ज़्यादा नहीं होने देना अपनी बॉडी में, क्योंकि यूरिया पूरे बॉडी को डैमेज कर देगा। इससे बचाने के लिए उन्होंने यूरिया के अगेंस्ट एक और मॉलिक्यूल बना लिया जिसे कहते हैं ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जब भी आपसे पूछा जाए टीएमओ के बारे में तो आपने ये सारा बताना है, बैकग्राउंड भी बताना है, ताकि चेक करने वाले को समझ आ जाए कि बेसिकली टीएमओ क्या है। यूरिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, इन हायर कंसंट्रेशन इज डैमेजिंग, और अगर ये बॉडी में हाई मिकदार में रहा तो ये नुकसान पहुंचाएगा, टिश्यू को डैमेज कर देगा। सो दीज फिशेज रिटेन एंड अदर केमिकल्स, इसलिए ये मछलियां बरकरार रखती हैं एक और केमिकल को जिसको कहते हैं ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, टीएमओ, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूरिया। ये मॉलिक्यूल टीएमओ ये इन्हें हिफाजत देता है किसके खिलाफ? यूरिया के। अब यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजनियस वेस्ट है जो कि टॉक्सिक है, हमारे टिश्यू को डैमेज कर देगा, फंक्शन को डैमेज कर देगा बॉडी के। लेकिन टीएमओ क्या है? अब टीएमओ बेसिकली एक ओस्मोलाइट है। ओस्मोलाइट का मतलब होता है लो वेट ऑफ या लो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कह दें आप इसको, लो वेट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं आप इसको। और ऑस्मोलाइट क्या काम करता है? ये सेल इंटेग्रिटी रखता है, सेल की सालमियत को बरकरार रखता है ये। यानी कि अगर यूरिया प्रोटीन को डैमेज कर रहा है तो ये प्रोटीन को स्टेबलाइज भी कर रहा है, इसलिए हम इसको दूसरा टीएमओ क्या कहते हैं? ये प्रोटीन स्टेबलाइजर है, प्रोटीन को बरकरार रखता है। अगर यूरिया बॉडी में प्रोटीन या किसी और स्ट्रक्चर को डैमेज करता है तो मैंने आपको क्या बताया, ये ऑस्मोलाइट है, ये एक लो वेट ऑफ मॉलिक्यूलर है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो सेल की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखता है, सेल की सालमियत को, सेल को ठीक रखता है, क्योंकि ये प्रोटीन स्टेबलाइजर है। टीएमओ प्रोटीन स्टेबलाइजर है। अगर यूरिया किसी प्रोटीन या बॉडी के फंक्शन को डैमेज करता है तो टीएमओ बेसिकली क्या करता है? ये उसको दोबारा स्टेबलाइज कर देता है। तो इन मछलियों ने यूरिया से बचने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बना लिया? एक टीएमओ बना लिया, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। और इसलिए ये सवाल भी इस तरह आता है, टीएमओ इन शॉर्ट में आता है, एब्रीवेट करना भी होता है और एमसीक्यूज में पूछ ले जाता है। और ये शार्क में होता है, कार्टिलिजिनियस फिशेस में होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है बोनी फिशेस के बारे में। आखिरी बात है हमारी बोनी फिशेस के बारे में। बोनी फिशेस आर डिसेंडेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर। जो बोनी फिशेस हैं वो औलादे हैं फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर एंसेस्टर, अबाव इजदाद को कहते हैं एंसेस्टर। पहले तो फ्रेश वाटर को समझें अगर इस सवाल को समझना है तो। बोनी फिशेस औलादे किसकी हैं? फ्रेश वाटर में रहने वाले इनके अबाव इजदाद थे।
फ्रेश वाटर में इन्वायरमेंट कौन सा होता है स्टूडेंट्स? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब वाटर ज़्यादा साल्ट कम, यानी कि डाइल्यूटेड सोल्यूशन होता है, डाइल्यूटेड इन्वायरमेंट होता है। बट लेटर, लेकिन बाद में बिकम मैरीन, बाद में वो मैरीन में चले गए, यानी कि समंदर में चले गए, तो इन्वायरमेंट चेंज हो गया। अब पहले वो किस इन्वायरमेंट में रह रहे थे? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में, लेकिन उनकी औलादें बाद में कहाँ पे शिफ्ट हो गई? मैरीन इन्वायरमेंट में। मैरीन इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट जो है वो हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक में साल्ट ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है। अब इन्होंने मैनेज किया, ऑस्मो रेगुलेट किया। इन्होंने मैनेज कैसे किया? इन्होंने सबसे पहले हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में आकर वाटर को बाहर निकाला, क्योंकि इनकी जो स्किन होती है परमिएबल होती है वाटर के लिए। इन्होंने बॉडी से क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा पानी को निकाला, क्योंकि ये कौन सी इन्वायरमेंट में आ गई? हाइपरटोनिक में। पहले वो किस माहौल में रहते थे? हाइपो में। अब जब इन्होंने वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल तो अंदर क्या रह गया? साल्ट। तो इसलिए अब इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सी वाटर को अंदर आने दिया, ताकि बॉडी इस इन्वायरमेंट को कबूल कर ले। अब जब बॉडी ने कबूल कर लिया तो बाहर इन्वायरमेंट वाटर जो है कम हो गया हाइपरटोनिक में, और साल्ट की मिकदार क्या होगी? वो ज़्यादा हो गई। अब जब वाटर अंदर आएगा तो इन्होंने रेगुलेट कैसे करना है? इन्होंने साल्ट को बाहर निकालना है और वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्व करना है। तो इसी तरह इनकी बॉडी हाइपो से हाइपरटोनिक बन गई। दे लॉस वाटर फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडी। इन्होंने हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में पानी को रिलीज किया बॉडी फ्लूइड से टू हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, क्योंकि ये अब किस इन्वायरमेंट में आ गए हैं? ये हाइपर में आ गए हैं। तो हाइपो में इन्होंने क्या किया? वाटर को बाहर रिलीज कर दिया, ताकि ये इस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लें जिस इन्वायरमेंट में ये अब मुंतकिल हो चुके हैं। दे आर अडॉप्टेड टू। इन्होंने क्या क्या चीज़ें इख्तियार की इसको करने के लिए? ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर। सबसे पहले मैंने अभी आपको समझा दिया पहले ये बात। इन्होंने सी वाटर में साल्ट ज़्यादा होता है, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिया, ताकि बॉडी एक जान ले कि अब इन्वायरमेंट चेंज हो गया है। पहले जिस इन्वायरमेंट में रहते थे वो हाइपो था, वहाँ पे साल्ट कम और वाटर ज़्यादा था, वाटर को बाहर निकालना था। अब यहाँ पर सी वाटर है, ये हाइपर है। हाइपरटोनिक में क्या है? साल्ट ज़्यादा है बाहर, वाटर कम है। तो साल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर लाना ताकि पानी आएगा, और साल्ट को फिर रिमूव कर देना है पेशाब बनाकर, जैसे कि लिखा हुआ है एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन। जो साल्ट अंदर आ रहा है उसने बाहर निकलना है, क्योंकि साल्ट को और वाटर को बैलेंस करना है। तो साल्ट ज़्यादा जो अंदर आ गया उसे रिमूव कैसे करें? हाइपरटोनिक में सी वाटर में वो कंसनट्रेटेड यूरिन या हाइपरटोनिक यूरिन बनाकर, गाढ़ा पेशाब। अब जो कंसनट्रेटेड यूरिन होता है बेसिकली उसमें क्या होता है? उसमें साल्ट ज़्यादा होता है और वाटर की मिकदार कम होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट मैक्सिमम साल्ट एक्सक्रीशन एंड मिनिमम वाटर लॉस अकर्स। इस नतीजे में ये साल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से रिमूव कर देते हैं और पानी को कम से कम रिमूव करते हैं। तो इस तरह इन्होंने ये अडॉप्टेशन कर ली। ये हमने बोनी फिशेस के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है बेसिकली, उस टॉपिक में सबसे पहले हमने चंद बातें पढ़ी हैं, जिसके अंदर हमने दोबारा एक रिव्यू ले लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स पढ़ा, उसमें ऑस्मो कन्फॉर्मर्स को डिस्कस किया, एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया, ऑस्मो रेगुलेटर को डिस्कस किया, उसके बाद ऑस्मो रेगुलेटर की डेफिनेशंस को डिस्कस किया, एग्जाम्पल को डिस्कस किया, इन्वायरमेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में सबसे पहले मैरीन इन्वायरमेंट को डिस्कस किया। इसमें हमने पहले बगैर रीढ़ की हड्डी वाले देखे, फिर वर्टिब्रेट रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों को देखा, हैग फिशेस एग्जाम्पल है। फिर हमने रीढ़ की हड्डी वाले में वर्टिब्रेट में कार्टिलेजिनियस फिशेस को देखा, उनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर को देखा, उनमें डिफरेंट मैकेनिज्म को देखा किस तरह करते हैं। फिर यूरिया को बरकरार कैसे रखा, टीएमओ का क्या रोल है, और लास्ट में हमने बोनी फिशेस के बारे में डिस्कस किया कि बोनी फिशेस क्या होती हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।